साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। धुरंधर सीरीज में आज बात करेंगे डॉक्टर राजीव तिवारी जी से। राजीव तिवारी जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक कंपनी चलाते हैं। उनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। राजीव जी की जवानी परत दर परत अब तक उनके कारनामों की बात करेंगे। वो आज दिल्ली में एक स्थापित बिजनेसमैन के तौर पे, ब्राह्मणों के प्रेरक के तौर पे काम कर रहे हैं। जिस कंपनी में कभी उन्होंने काम किया, आज उसी कंपनी को खरीद लिया। तिवारी जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। जिस कंपनी में काम किया उसी को खरीद लिया। हाँ, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ, सॉफ्टवेयर टेलीकॉम में काम करती है। सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम सेक्टर को ही क्यों चुना बिजनेस के लिए? क्योंकि हमारा एक प्रीवियस डोमेन था और इसमें हमने काफी काम किया। शुरू से हमारा डोमेन ही रहा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी यही रहा, डोमेन साइज भी यही रहा, और ये हमारे देश के लिए, उभरते हुए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा स्कोप है बिजनेस के लिए। बिहार के छोटे से जिले से निकल के आप आते हैं जी, राजस्थान में पढ़ाई करते हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, फिर लंदन और अमेरिका, ये दोनों चले जाना, फिर ये उहप वाली जिंदगी नहीं रही है। कब स्थापित हुए, कब, कैसे, क्या कि हमारे दर्शक तो जरूर जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी जुबानी। जब हम लोग यंग होते हैं काफी, तो यंग होने में खून भी यंग रहता है, ब्लड भी यंग रहता है, हर दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं इधर भी कर लें। जब हम लोग बक्सर से निकले, बक्सर से निकला तो मैं सैनिक स्कूल अजमेर गया, वहां से 10वीं तक की परीक्षा पास की, फिर दिल्ली आया, दिल्ली में 12th तक पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग किया, फिर मास्टर्स किया, फिर पीएचडी किया, डुअल पीएचडी किया। उसके बाद बीच में छोटी छोटी नौकरियां की, एडोबी में काम किया मैंने, टीसीएस में कुछ समय काम किया। उसके बाद समझ आया कि देश हमारा डेवलपिंग है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो विदेश में काफी अपॉर्चुनिटी अच्छी थी देश के लिए। तो विदेशों में हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी पे वार्ता की, कुछ दिन वहां काम किया। फाइनली समझ आया कि हमारे देश से बढ़िया काम करने के लिए कोई और जगह नहीं है। आप यहीं रह के भी ऑल ओवर ग्लोब ड्राइव कर सकते हैं। टेलीकॉम का जमाना है और प्रॉपर काम हो जाता है यहाँ से। हाँ, जब एक फिंगर पे पूरी दुनिया स्क्रॉल करने से चल रही हो तो और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, टेलीकॉम सेक्टर में आपके कंपटीटर भी तो बहुत हैं, उसमें आपकी कंपनी किस नाम से और कहाँ खड़ी है? हम लोग डायरेक्ट टेलीकॉम में, जो आप समझ रहे हैं रिलायंस जियो, वैसे रिलायंस जियो के लिए बैकबोन का काम करते हैं हम लोग। वोडाफोन, एयरटेल, इन सब के लिए टेलीकॉम नेटवर्क को पूरी तरह से बना के देना और उसके लिए सॉफ्टवेयर लिखना। जो आप टेलीकॉम यूज करते हैं वो एंड यूजर वाला लिखते हैं। इससे पहले जो भी बैकबोन है वो हम लोग बना के देते हैं। हम लोग के कंपटीशन में, लेकिन हमारे साथ में काफी कंपनियां काम करती हैं। इंडिया में जो काम करती है 2-4 कंपनियां हैं। हम लोग की जो कंपनियां भी इंडिया में काम कर रही है, जो यहाँ पर हम लोग अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ओवर द ग्लोब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ब्लू कोड INC है, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसे, क्योंकि मैं इस कंपनी को एज ए कंसल्टेंट 2015 में ज्वाइन किया। उस वक्त इस कंपनी के पास कैपिटल 30 करोड़ के आसपास था जब काम कर रही थी। फिर हमने इस कंपनी में री इन्वेस्ट किया और 2018 में पूरी तरह से एक्वायर कर लिया विद सम इन्वेस्टर्स। तो आज इंडिया में हम लोग जो काम कर रहे हैं लगभग 90 to 100 करोड़ का काम करते हैं एक फाइनेंस, और ओवर द ग्लोब 300-350 करोड़ का काम करते हैं। कोई ऐसा वाकया बताइए जिसने मोड़ा हो आपको बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आप नौकरी में थे, एक प्रोफेशनल हैं। हाँ, और एक प्रोफेशनल आदमी बिजनेसमैन बना और उसी कंपनी को लेने की बात किया, रन करने की बात किया। एक समय आपके पास एक ट्रिगर तो आता है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का बेहतर टैगलाइन हमने कई बार डिस्कस किया कि ब्राह्मण बनिए। तो एक तो ब्राह्मण बनना है और आपको बनिया भी रहना है। एक सीमित आय में आप सीमित दिशा तक ही काम कर सकते हैं और चैलेंजेस लेंगे, क्योंकि हमारे लोग का इतिहास रहा है चैलेंज लेने का। तो जब आप चैलेंज लेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एक दीवार को भी धक्का मारेंगे तो दीवार भले ही ना हिले, लेकिन आपका पुरुषार्थ में बल आएगा, ताकत आएगी। तो कहने का कुल तात्पर्य है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने तन मन धन और अपने एजुकेशन से काम करता है तो उसको सफलता कदम चूमेगी ही चूमेगी।
बात ब्राह्मणत्व की किया है आपने खुद ब खुद, ब्राह्मण होने का कितना नुकसान इस देश से आपको हुआ व्यक्तिगत तौर से? ब्राह्मण होने का देखिए अपने अपने ऊपर है। अगर हम इसको आशावादी तरीके से लें तो मुझे आज तक कोई ऐसा ब्राह्मण मिला नहीं जो खराब हो। हमारी कंपनी में लगभग इंडिया में 1200-1300 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 33 से 34% लोग ब्राह्मण बंधु हैं और सब सटीक है। यहाँ पे जो व्यवस्था भी करके दिया वही पंडित जी तिवारी जी है ना, और पिछले 10 सालों से है साथ में। ब्राह्मणों की एक्चुअल पोजीशन क्या मानते हैं इस देश में? दयनीय है। क्यों? अब इस पे घोर चिंतन करने की जरूरत है। कौन जिम्मेदार है? नजरअंदाज कौन करता है? ब्राह्मण सभा चलाने वाले लोग, या ब्राह्मण नेता, ब्यूरोक्रेट, या तीसरा कोई? देखिए, ब्राह्मण को अगर जीवन में कुछ करना है तो पहले वो खुद बिलीफ सिस्टम में आना पड़ेगा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, मुझे 3 विषय पर हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर, अपने माता पिता और अपने हम किस कुल में पैदा हुए हैं, ये तीनों पे ध्यान रखना जरूरी है। गौरव महसूस करना है। अब आपको उस गौरव महसूस करते हुए एक छोटा सा फैक्टर, ईगो फैक्टर छोड़ना है। आपको बुद्धिमत्ता है, आप किसी भी काम में प्रांगत हो सकते हैं। ईगो छोड़ेंगे और हर काम करने में दक्ष रहेंगे। आप उसमें शर्म मत करिए कि मुझे ये काम मिला है। छोटे से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम आप कर सकते हैं। आप में उतनी कैपेसिटी, आप में उतना पुरुषार्थ करने की ताकत है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। लौटते हैं जिंदगी पे आपके। जी, काम शुरू कर दिया, विवाह कब कर लिया आपने इस बीच में? विवाह हमारा 2009 में हुआ। हमारा विवाह जैसे हमने ग्रेजुएशन कर लिया जी, उसके बाद हमारी नौकरी लग गई तो विवाह हो गया। हमारी पत्नी भी नौकरी करती थी, फिर हम दोनों ने कुछ समय नौकरी किया, फिर मैं पढ़ाने के क्षेत्र में आ गया, वो नौकरी करती रही। पहली पुत्री हुई हमारी 2012 में। उसके बाद मैं नौकरी को त्याग पत्र दिया और फुल टाइम हमसे ज्यादा सर्विस में है। दो बच्चे हमारे, एक बड़ी बेटी और छोटा बेटा है, दोनों के फुल टाइम सर्विस में। और हम, वो गृहिणी है, वो सिस्टम है, तब हम है। युवा है, युवाओं की तरह से सोच रखते हैं। इस देश में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है उसे बखूबी जानते हैं और साथ में यूथ को लेके आगे बढ़ने की बात करते हैं। बिल्कुल। देश विदेश में अपने बिजनेस तामझाम देश के फैलाए हुए हैं आपने, उनको देखना, फिर बच्चों को समय देना, खास करके बच्चों को। और तब जब आपसे ज्यादा काम पत्नी करती हो घर में, बच्चों को संभालना, देखना, पिताजी को देखना, भाइयों को मैनेज करना, तब और जरूरी हो जाता है। जब हमारे फेसबुक पे तो 5000 दोस्त होते हैं लेकिन अपने सगे भाई से नहीं जमती। तो इसका फायदा कितना आपका परिवार ले पाता है और कितना समय देते हैं आप? देखिए, इस मामले में हम लोग बहुत धनी और ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। हमारे पिताजी का जो कंट्रोल सिस्टम रहा है, मैं बड़ा होने के नाते, हम 7 भाई हैं, 3 बहन हैं, 7 भाइयों की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई और वो सभी सुचिता में चलने वाले लोग हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। और आज समझिए कि पिताजी के आदेश के अनुसार ही सारा काम होता है। इसमें विवाद का कोई जगह ही नहीं है। सब छोटे हैं, अभी हम 3 लोगों की शादी हो गई है, बाकी की होनी है। सब अच्छे अच्छे पदों पे कार्यरत हैं अभी। आपके व्यवसाय में आपके साथी अगर ब्राह्मण बंधु आपसे नौकरी मांगते हैं तो किस स्टेज पे वो मांग सकते हैं और कितनी क्षमता के साथ उनको आप अपने नजदीक? हम लोग के यहाँ देखिए, ऑफिशियली HR एक पॉलिसी है, लेकिन बीइंग ब्राह्मण ऑफ दिस कंपनी, मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरा नंबर भी आप पब्लिश करें जी, कि हम चाहते हैं कि जो ब्राह्मण बंधु अगर इस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, डायरेक्ट संपर्क करे जी। हम रेकमेंड करके भेजेंगे HR को, तो जरूर उसका कुछ न कुछ, हमारे हर स्तर के नौकरियों में कुछ न कुछ होगा। यहाँ फैक्ट्रियां हैं, उनमें कुछ दे सकते हैं, नहीं है तो हमारे फैक्ट्री में मंदिर है, वहाँ पूजा के लिए भी देते हैं जी। जब भारत अमृत काल में जी रहा हो, एंटरप्रेन्योर्स नए गढ़े जा रहे हो, तो क्या पोजीशन है उद्यमिता की इस देश में? अभी उद्यमिता का बहुत सही समय चल रहा है। सरकार की सारी पॉलिसीज उद्यम को बढ़ावा दे रही है। तो जो व्यक्ति इस दिशा में
तुरंत जुड़ेगा। नौकरी देखिए एक सीमित आय है, उस सीमित आय को छोड़ के आप असीम की तरफ जाने वाले हैं। ये मान के नौकरी छोड़िए और आइए और अपने उद्यमिता को दिखाइए, क्योंकि आज सरकार हर स्तर पे छोटे बड़े लेवल पे मदद कर रही है। नया युवा पढ़ के ग्रेजुएट हुआ, उसके लिए रास्ते नहीं है, तो मोटा मोटे हिसाब से कैसे अपने आप को किसी सिस्टम में ढाले, तब जबकि उसके लिए चवन्नी नहीं है अपना और बनाना है। जो हमने अनुभव किया है, देश की जो सिलेबस चल रहा है, जो एजुकेशन चल रहा है, वो बहुत ही पुराने ढर्रे में चल रहा है। आज जो इंडस्ट्री की मांग है, मान लीजिए इंडस्ट्री की मांग X है, लेकिन युवा Y बन के आ रहा है, तो X से Y कन्वर्ट करने में हमें एक ताकत लग रही है। तो इसी वजह से हमारा मानना है कि युवा अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ 2-3 चीजें जरूर करें। अपने एक तो अंग्रेजी भाषा, जो कि देश विदेश में प्रचलित हो गई, हमारे देश में प्रचलित है, आजकल वाद विवाद लिखना पढ़ना उसी में हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हो रहा है जी। तो भाषा को तो मैं उतना तवज्जो नहीं, लेकिन हम लोग की हिंदी भाषा है, हिंदी हमारी, इसीलिए इंटरव्यू भी हिंदी में हो रहा है, बिल्कुल, है ना। तो वो एक पॉलिश करके जरूर आए। वो पॉलिश होने से क्या, कम्युनिकेशन ठीक होने से कुछ टेक्निकल नो हाउ देके उसको हम लोग कार्यबल पे लगा सकते हैं। लैंग्वेज की बात आपने किया, हम चाइना की बात करें, जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, ये बड़े समृद्ध देश हैं। इन देशों में आप उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, आप अंग्रेजी में कुछ काम नहीं कर सकते जाके। चाइना की बात करें, आप कदम रख देते हैं तो गूगल को भी फेल करके रखा है वहाँ। उसके अपने अपने सॉफ्टवेयर है जिसपे वो काम करते हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, हिंदी इस देश में है। हिंदी को जिस हिसाब से इस देश में प्रमोट करना चाहिए, उस हिसाब से मेरा मानना है कहीं ना कहीं आज सारी व्यवस्थाएं इंग्लिश में हो गई है। और जब आजादी के समय से, ब्रिटिश काल के समय से, वो अपने कोर्ट ले लीजिए, अपने पुलिस विभाग ले लीजिए, सब जगह प्रचलन ऐसा ही रहा कि हम लोग उसको छोड़ नहीं पाए। हमें गर्व है कि हम हिंदी को अगर प्रचलन में लाया जाए, तो चाइना और जर्मन तो छोटे छोटे देश हैं। चाइना तो हमसे बड़ा है, लेकिन जर्मन, फ्रांस, ये सब बड़े ही कम जनसंख्या वाले देश है। और हमारे पास 140 करोड़ की जनता है। अगर हम आज तय कर लें कि हम हिंदी ही बात करेंगे, हिंदी में ही कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपको जैसे चाइना ने किया हुआ वैसे ही बाहर के लोगों को करना पड़ेगा, हिंदी के ट्रांसलेटर लगाने पड़ेंगे। युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? युवाओं के लिए साफ संदेश मैसेज है, 10वीं 12वीं जब करें तो जरूर टेक्निकल कोर्सेज में आए। ये बाकी आपको और जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हो पढ़ें, लेकिन टेक्निकल नो हाउ करके अगर आप आएंगे तो जॉब की संभावनाएं ज्यादा है। आपको व्यवसाय करने में अलग व्यवस्था लगेगी। अब आप जर्नलिज्म कोई उठा लीजिए, अब वो पुरानी जर्नलिज्म आज बिना टेक्नोलॉजी के हो नहीं सकती, बिल्कुल। तो आपने उसमें पूर्वाधार हासिल किया, तभी आप और हम बैठ के इंटरव्यू कर पा रहे हैं, है ना। तो टेक्निकल नो हाउ जरूरी है। जिस विधा में आपको करना है, आपको एयरोस्पेस में जाना है, टेलीकॉम में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, उस विधा को जरूर पढ़िए। आजकल हजारों कोर्सेज उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे है, पढ़िए और आप पॉलिश हो जाएंगे। जैसे ही आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो पॉलिश हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ फिर से भेंट कराएंगे आपकी, उनसे भी पूछेंगे वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल उनका सिस्टम है और उन्होंने अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया चप्पल पे चंद्रमा बनाते हुए। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।